बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायोटिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में और उनके अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनेल्स के बारे में। और हमें ये पता है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गेनेल के बारे में जो कि क्या है, मेम्ब्रेन लेस है। उसमें कोई उसको मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया होता। इसको क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल तो नहीं बोलते, लेकिन ग्रैन्यूल्स या फिर पार्टिकल का हम नाम देते हैं। इसको सबसे पहले जॉर्ज पैलेड ने 1955 में ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं जो कि सेल में घूम रहे हैं और ये और इसको क्या नाम दिया, राइबोसोम का, राइबोसोम। ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें अगर हम ये यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में 60% राइबोसोमल आरएनए होता है और 40% प्रोटीन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 50% राइबोसोमल आरएनए होगा और 50% जो है वो प्रोटीन होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये 80S राइबोसोम होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमने एक लेटर देखा एस। इसका क्या मतलब है, इसको हम लेते हैं स्वीडबर्ग यूनिट। स्वीडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है कोफिशिएंट। यानी अगर हम किसी चीज़ को लें और उनकी डेंसिटी को मेजर करें, किस लिहाज से, अगर हम एक मशीन है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन जिसे बोला जाता है, उसमें हम ऑर्गेनेल्स को डालते हैं और उसको हाई स्पीड पे घुमाते हैं। जैसे कि हम ब्लेंडर में बनाना डालते हैं या बनाना शेक बनाते हैं या मैंगो शेक बनाते हैं, तो मिक्सी में डालते हैं और उनको शेक करते हैं, मिक्स करते हैं और इस तरह वो शेक बन जाता है। लेकिन इनको राइबोसोम्स को अलग करने के लिए कि या ऐसे पार्टिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होती हैं, उनको अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज़ करते हैं। उसमें घुमाने के लिए जब हम कोई लिक्विड, फॉर एग्जांपल हम लिक्विड लिया और उसमें राइबोसोम को डाल दिया, ये हमने राइबोसोम डाला इसमें और इसको एक कंटेनर में रख के ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रख दिया। सेंट्रीफ्यूगल मशीन को हमने स्पिन किया एक हाई स्पीड पे। अगर ये जिस स्पीड पे घूमा, यानी तेज़ घूमेगा, ये ऐसे मूव करेगा और यहाँ पे ये जो पार्टिकल है राइबोसोम का, जहाँ पे ये सेटल डाउन होगा तो उसको हम मानेंगे कि ये इतने इस राइबोसोम है। चूँकि हम ग्राम और किलोग्राम की मिक़दार में हम इनको नहीं ले सकते, जिस तरह हम चीनी लेते हैं या आलू लेते हैं,
उनको ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं, या किसी लेंथ को हम मापते हैं मीटर सेंटीमीटर में। लेकिन इन चीज़ों को हम क्या, राइबोसोम को हम क्या करेंगे, इनको हम SC यानी स्वीडबर्ग यूनिट से हम मापेंगे। किलोग्राम सेंटीमीटर से हम इनको नहीं माप सकते। तो इनका खास तरीका होता है और इसी तरीके को बोलते हैं स्वीडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यानी एक स्पीड पे इसको घुमाया और ये जिस स्पीड पे सेटल डाउन हो गए उनको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब हम 70S और 80S, जिस तरह प्रोकैरियोट का हम लेते हैं राइबोसोम, वो 70S पे सेडिमेंट होता है। यानी इनको हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमा देते हैं और ये 70S पे सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये 70S है इनकी जो राइबोसोम्स हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल को अगर हम उनके राइबोसोम को लें, उनको सेंट्रीफ्यूज करें, तो वो 80S पे सेटल डाउन हो जाते हैं। ये किस लिहाज से हम लेते हैं, किसी चीज़ की डेंसिटी या मास को मालूम करने के लिए हम ये लेते हैं। यानी राइबोसोम की डेंसिटी और मास को मालूम करने के लिए हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सेडिमेंटेशन के बाद हम ये वैल्यू निकालते हैं और ये 80S आता है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S आता है। इनकी भी 2 यूनिट हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो उसका स्मॉलर सब यूनिट 30S है और लार्जर सब यूनिट 50S है। दिस इज लार्जर सब यूनिट और दिस वन इज स्मॉलर सब यूनिट। क्योंकि हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाते हैं, ये है स्मॉलर सब यूनिट और ये है लार्जर सब यूनिट। ठीक है, ये ऊपर वाला 30S है और ये नीचे वाला 50S है, लेकिन ये दोनों कंबाइन क्या है 70S। तो बच्चों, आप लोग के जहन में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि 30 + 50 अगर हम करें तो ये 70S कैसे आता है। इसका कुछ अपना तरीका है। ये हमने लिया, ये यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ये हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब या कुछ, उसमें हमने डाला राइबोसोम, उनको अलग करके या साथ में, या भी एक यूनिट हम साथ में डाल देते हैं राइबोसोम को, उनको सेंट्रीफ्यूज किया इस मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, और ये कितने पे सेटल डाउन हुआ, 70S पे सेटल डाउन हुआ। लेकिन जब हम इसको, इनकी यूनिट को अलग अलग डालेंगे, जैसे कि ये है 30S वाला यूनिट, छोटा यूनिट, स्मॉलर यूनिट, 30S वाला भी हम नहीं लिखते, ये हमने लिया इसका स्मॉलर यूनिट और ये जो है ये इसका लार्जर यूनिट। क्योंकि स्मॉलर यूनिट जो होते हैं वो थोड़े से ऊपर बैठ जाते हैं और जो मोर डेंसिटी के होते हैं वो थोड़े से नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्मॉलर यूनिट आ गया इसको स्पेन करने के बाद, सेडिमेंट करने के बाद, और यहाँ पे ये लार्जर यूनिट आया। ये कितने पे सेडिमेंट हुआ, ये 30S पे सेडिमेंट हुआ, और ये कितने पे हुआ, ये 50S पे हुआ। लेकिन जो कंबाइन था वो तो 70S पे हुआ था, जैसे कि ये वाला कंबाइन जो है। अब ये हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जब हम एक राइबोसोम जो कंबाइन होता है, उनके दोनों यूनिट एक साथ होते हैं, तो उनका सरफेस एरिया जो है, जैसे कि ये इनका सरफेस एरिया है, ये इनका सरफेस एरिया है, इस पे डिफरेंट फोर्स लगते हैं। जब हम इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इस कंटेनर का फोर्स और ऊपर से डिफरेंट फोर्स लगते हैं। तो इन फोर्स के लिए इनका सरफेस एरिया जो अवेलेबल होता है वो एज़ कम्पेयर टू इन दोनों का जो अलग अलग हैं कम होता है। यानी इसका ये वाला सरफेस जो है ये क्या है, ये छुपा हुआ है, तो ये एक ही सरफेस बनाता है, यानी ये भी एक्सपोज्ड है, ये भी एक्सपोज्ड है। और अगर हम इन दोनों का देखें, जो कि इसका ये वाला सरफेस भी एक्सपोज्ड है, ये भी सरफेस एक्सपोज्ड है, ये भी, यानी इन पे फोर्स ज़्यादा लगता है। इस वजह से
ये 80s के बजाय, ये जो है ये 80s के बजाय 70s आएगा, और ये दोनों जो है 50s और 30s आएंगे। फोर्स लगने की वजह से, सरफेस एरिया अवेलेबल होने की वजह से इनमें डिफरेंस आएगा। हम इस तरह नहीं कर सकते कि 30 और 50 को प्लस कर लें। होना तो ऐसे चाहिए कि क्योंकि ये भी ऐसी पार्टिकल है, ये भी इसी का है, अगर हम इसको कंबाइन कर लें, जैसे कि अगर हम 1 किलो सेब लेके आते हैं, 1 किलो सेब को अगर हम आधा आधा कर दें, फिर तो आधा किलोग्राम आएगा, एक शापर में डाल दें और दूसरे में भी आधा किलोग्राम शापर में डाल दें। अगर हम उनको कंबाइन कर लें तो वही 1 किलोग्राम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट तरीके से इसका वेट या इसका मास और इसकी डेंसिटी मालूम करते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फोर्स को सरफेस एरिया कम मिल रहा है, ये क्या है, ये चुप रहा है, यहाँ पे दोनों कंबाइन कर रहे हैं, एक सरफेस एरिया बना रहे हैं, और यहाँ पे ये अलग रहे, 2 सरफेस एरिया अवेलेबल हैं फोर्स के लिए। इस वजह से इनकी वैल्यू डिफरेंट आती हैं, जो कंबाइन वैल्यू आती हैं उनसे इनकी वैल्यू ज़्यादा आती हैं। तो ये मेन वजह है। कुछ टीचर्स जो हैं वो इस तरह पढ़ाते हैं कि ये अगर राइबोसोम है, इसकी स्मॉलर यूनिट है, जैसे कि ये हमने लिया एक स्मॉलर, ये है लार्जर यूनिट और ये है स्मॉलर यूनिट। ये अगर हम इस तरह, क्योंकि राइबोसोम अगर हम इनको मिला लें तो ये दोनों का इतना बनता है, जैसे कि ये 40s बनता है और ये 30s बनता है। अगर हम मिला लें इनको तो ये 70s बनता है, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है ये एक्सपोज नहीं हो रहा, ये हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम इसको विजुअलाइजेशन से हम नहीं नापते, इनको हम मापते हैं डिफरेंट तरीके से। तो ये तरीका सही है, बल्कि ये क्या है, ये गलत है कि ये सरफेस एरिया जो है इसके अंदर छुप गया है, इस वजह से ये 70s हमें नज़र आते हैं। और अगर हम इनको खोल दें तो इनका सरफेस जो है वो फिर हमें नज़र आता है, इस वजह से वो 30s और 50s हमें फिर दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फोर्स की वजह से और एरिया एक्सपोज होने की वजह से, क्योंकि इनके लिए सरफेस एरिया एक्सपोज हो गया है फोर्स के लिए, इस वजह से 30s और 50s बनता है। इसी तरह ये जो 80s के मॉलिक्यूल है, राइबोसोम है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, वो भी 2 यूनिट में डिवाइड होते हैं। एक होता है 40s और एक होता है 60s। 40 और 60s, 40s स्मॉलर यूनिट है और 60s लार्जर सब यूनिट है। इसको अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, दिस इज 40 सब यूनिट, दिस वन इज 60s यानी लार्जर सब यूनिट। अब ये जो हम पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम जो है वो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोमल आरएनए कितना होता है, जैसे कि 30s राइबोसोम में, 30s राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में कितना राइबोसोमल आरएनए होता है, इसमें होता है आई थिंक इसमें 16s आरएनए होता है। और जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 2 टुकड़े होते हैं राइबोसोमल आरएनए के। एक होता है 5s राइबोसोमल आरएनए और दूसरा टुकड़ा होता है 23s राइबोसोमल आरएनए। जैसे कि ये क्या है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, 70s की मैं बात कर रही हूँ, और ये लार्जर सब यूनिट है। इस स्मॉलर सब यूनिट में जो कि 30s है, इसमें राइबोसोमल आरएनए जो होगा वो 16s होगा। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी होंगे। और ये जो 50s यानी लार्जर सब यूनिट है उसमें 2 टुकड़े होंगे राइबोसोमल आरएनए के। एक होगा 5s राइबोसोमल आरएनए,
एक टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा 23S राइबोसोमल आरएनए का होगा। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में 40S यानी स्मॉलर सब यूनिट जो है उसमें 18S राइबोसोमल आरएनए होगा, और जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 3 राइबोसोमल आरएनए के टुकड़े होंगे। एक 5S राइबोसोमल आरएनए होगा, एक 5.8S राइबोसोमल आरएनए होगा, एक 28S राइबोसोमल आरएनए होगा। अगर यहाँ पे हम इसको ड्रा करें, ये हमने बनाया स्मॉलर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक सेल विच इज 80S एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक सेल विच इज 80S। स्मॉलर जो कि यूकैरियोटिक सेल का जो कंबाइंड है वो तो 80S है, लेकिन स्मॉलर सब यूनिट जो है जो कि 40S है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं 40S। उसमें जो आरएनए होता है वो कितना होता है, 18S। इसके अंदर आरएनए का जो टुकड़ा होता है ये है 18S राइबोसोमल आरएनए, और जो लार्जर सब यूनिट है जो कि 60S है, ये 60S है। इसमें 3 टुकड़े होते हैं राइबोसोमल आरएनए के। एक टुकड़ा होता है कितने का, ये है एक टुकड़ा 5S का, दूसरा टुकड़ा 5.8S का राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा टुकड़ा 28S राइबोसोमल आरएनए का होता है। अब ये कहाँ पे होते हैं राइबोसोम, और इनका फंक्शन क्या है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में जैसे हमने ये बनाया यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। ये हमने बनाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम यानी डीएनए होते हैं। इनमें एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर, और इस डेंस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इस न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनेगा, और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इसके मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, फिर ये यहाँ से निकल जाएगा और कुछ प्रोटीन्स मिलके यहाँ पे क्या बना लेगा, राइबोसोम बना लेगा। और इसी डीएनए से यहाँ से जो डीएनए है वहाँ से क्या बनेगा, मैसेंजर आर, इसी में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होगी, इसी में क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए यहाँ पे बनेगा, उसकी मॉडिफिकेशन होगी, और इस पोर के थ्रू बाहर साइटोप्लाज्म में जाके वहाँ पे जो प्रोटीन, जो राइबोसोम होते हैं उन के साथ मैसेंजर आरएनए पे लग जाते हैं, और फिर ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, जिसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये बनाएंगे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला जाता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है यानी आउटर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम लगे होते हैं, और कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पे लगे होते हैं। इसके अलावा 2 ऑर्गेनेलीज और हैं जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। इनमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो राइबोसोम होता है और जो यूकैरियोटिक सेल में यानी इस सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, ये वाले, और या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो लगे हैं या जो फ्रीली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में, वो 80S होते हैं, और इन ऑर्गेनेलीज के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम 70S होते हैं, क्योंकि ये किसी ज़माने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे ये ऑर्गेनेलीज, तो इसलिए इसमें 70S राइबोसोम होते हैं। अब ये अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। यहाँ पे क्रोमोसोम पड़ा होता है, यहाँ से डीएनए डायरेक्ट क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और यहाँ पे इसी उससे मैसेंजर आरएनए डीएनए से क्या बनेगा, राइबोसोम्स भी बनेंगे, प्रोटीन के साथ मिलके यहाँ पे राइबोसोम बनाएंगे,
और ये राइबोसोम इसी मैसेंजर आरएनए पे अटैच होके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, जिसपे बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए पे अटैच होते हैं, इसको पोलिसोम बोला जाता है। ये एक दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि पोलिसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, वो दोनों में होता है, पोलिसोम बनता है। और ये मैसेंजर आरएनए जो है ये पोलिसोम बनाएगा इसी तरह, और यहाँ से फिर ट्रांसलेशन होगी। ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे, और यहाँ से प्रोटीन्स बनेंगे और ये प्रोटीन्स जहाँ रिक्वायर होंगे वहाँ पे लेके जाएंगे इसको। और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोटिक सेल में सेल न्यूक्लियस के अंदर होगी, और ट्रांसलेशन जो है वो जिससे प्रोटीन्स बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए बनेगा, राइबोसोमल आरएनए बनेगा और ट्रांसफर आरएनए बनेगा। फिर ये पोर से बाहर निकल के, न्यूक्लियस के पोर से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में फंक्शन करेंगे, किस चीज़ का, प्रोटीन्स बनाएंगे। इसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। अब ये किस तरह अटैच होते हैं राइबोसोम, क्या किस तरह अटैच होते हैं एक दूसरे पे। अगर सेल के अंदर मैग्नीशियम वाफर मिकदार में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयन वाफर मिकदार में प्रेजेंट है, तो बहुत से सारे राइबोसोम जो है वो अटैच होंगे एक मैसेंजर आरएनए पे, क्योंकि मैग्नीशियम इज़ अ मैग्नेट काम करता है। वो राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को अटैच करता है एक दूसरे पे। तो ये मैग्नीशियम का काम है कि सब यूनिट को अटैच करें। अब और क्या रहता है इसमें, और सो गया मेरे ख्याल से। और ये सब कुछ जो है सेल का फंक्शन यही करेगा। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है, इसको फैक्ट्री, किस चीज़ की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री ऐसे कहा गया है। सो दीज आर ऑल अबाउट राइबोसोम। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।